हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्षिया की बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं और आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी। तो भाई सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। आई होप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी बेटा। तो भाई आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। हालांकि मैंने आपको बताया था कि मैं रिकॉर्डिंग करूंगा इसके बाद। अब मेरी आवाज वापस आ गई है। हाँ, मैं ठीक हूं। तो फाइनली भाई अगर आज की क्लास की बात करें तो कल मैंने जहां पर छोड़ा था वहीं से आगे हमें करना है और आगे का पार्ट जो है वो हमें पढ़ना है। ठीक है। अरे भैया मूड थोड़ा ना खराब होगा, मूड वैसा का वैसा ही रहेगा भैया। देखे रहे, आगे देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। देखिए भाई, आज हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि भाई अगर हम गलित अवस्था की बात करें, ग्रुप वन के धातुओं के आयनों के बारे में, चाहे ग्रुप टू के बारे में बात करें, कि ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे आकार बढ़ेगा आयन को चलने में दिक्कत आएगी, उसकी गतिशीलता कम हो जाएगी और उसके द्वारा जो चालकता होगी वो भी कम हो जाएगी। राइट, यही बात बोली थी। इससे ज्यादा तो कोई अलग बात नहीं बोली मैंने। अब देखो यहां पर अगर मैं जलीय माध्यम की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा, जलीय माध्यम में, जलीय माध्यम यानी एक्वस, एक्वस मीडियम में। ठीक है, चाहे वो ग्रुप वन हो, ग्रुप वन हो, ग्रुप वन तथा ग्रुप टू के, ग्रुप टू के धनायनों, धनायनों की, धनायनों की क्या होगी बेटा, धनायनों की चालकता, ये हमें कंपेयर करना है। तो बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मेरे पास ग्रुप वन, क्योंकि जैसा ग्रुप वन होगा वैसे ग्रुप टू भी होगा, सेम टू सेम। जो ट्रेंड ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप वन में होगा वही ग्रुप टू भी होगा। अब देखें यहां पर जब हम ग्रुप वन की बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रुप वन के हिसाब से। तो ग्रुप वन में हमारे पास जो आयन होंगे वो लिथियम पॉजिटिव आयन होंगे, फिर हमारे पास सोडियम पॉजिटिव आयन होंगे, फिर हमारे पास पोटेशियम पॉजिटिव होंगे, फिर हमारे पास रुबीडियम पॉजिटिव और सीजियम पॉजिटिव, ये हमारे पास धनायन हो गए। राइट बेटा। अब मान लो अगर मैं इनको जल में घोलता हूं, अगर मैं इनको जल में घोलता हूं तो बेटा जब इनको मैं जल में घोलूंगा तो हमारे पास ये बन जाएगा लिथियम पॉजिटिव एक्वस, ये बन जाएगा सोडियम पॉजिटिव एक्वस, ये हो जाएगा हमारे पास पोटेशियम पॉजिटिव एक्वस, और ये हमारे पास हो जाएगा रुबीडियम पॉजिटिव एक्वस, और ये हो जाएगा हमारे पास सीजियम पॉजिटिव एक्वस। अब बात ये आती है कि पानी को चारों तरफ से कौन ज्यादा घेरेगा। जो पानी को ज्यादा अपनी तरफ जोड़ सकता हो, जो पानी को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित कर सकता हो, उसका हाइड्रेटेड आकार, उसका जलयोजित आकार उतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग जल की बात करें तो बेटा जो जल का अणु होता है ना, जल का अणु कुछ ऐसा होता है OH, और यहां पर लोन पेयर ऐसे होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव। तो ओवरऑल यहां पर क्या बन जाता है बेटा, द्विध्रुव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, द्विध्रुव। तो जल के अणुओं के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो जो लिथियम पॉजिटिव आयन है वो भी जल के अणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जो सीजियम पॉजिटिव आयन है वो भी जल की तरफ अपने आप को आकर्षित करेगा। तो हम ये चेक करेंगे कौन ज्यादा जल को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और जो ज्यादा जल के अणुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगा उसका जलयोजित आकार, यानी उसके साथ ज्यादा जल के अणु जो है जुड़े होंगे। तो यहां पर बेटा जी ये डिपेंड करेगा कि इन पर आवेश घनत्व कितना है। आवेश घनत्व, सर जी ये क्या हुआ है। मैंने कहा देखो बेटा, ये जो +1 चार्ज देख रहे हो ना, ये होता है इनका आवेश। आवेश घनत्व का मतलब होता है, जैसे द्रव्यमान घनत्व क्या होता है, भार बटे आयतन। आवेश घनत्व क्या होगा, आवेश बटे आयतन कह लो या आवेश बटे आकार कह लो, क्योंकि जिसका आकार ज्यादा है सीधी बात है उसका आयतन भी ज्यादा होगा। तो अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा आवेश घनत्व की, आवेश घनत्व की, तो आवेश घनत्व का फॉर्मूला होगा बेटा नंबर ऑफ चार्ज। इसका अर्थ क्या हुआ, नंबर ऑफ चार्ज का मतलब कि भाई आवेश की संख्या बटे में चाहे साइज कह लो या बेटा जी आयतन कह लो, चाहे वॉल्यूम कह लो, जो तुम्हारा मन करे।
अब हमें ये बात पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में आवेश तो बराबर है, +1 +1 +1 +1। तो जो आवेश घनत्व है वो डिपेंड करता होगा साइज पर। किस पर? साइज पर। और ये हमें पता है कि व्युत्क्रमानुपाती है, जिसका आकार बड़ा होगा उसके लिए आवेश घनत्व कम होगा, और जिसका बेटा जी आकार छोटा होगा उसका आवेश घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। ये वास्तविक आकार की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं वास्तविक आकार की बात करूं तो वास्तविक आकार तो हमें पता है ऊपर से नीचे जाने पर। यहां पर देखना बेटा, यहां पर क्या होगा? ये वास्तविक आकार है। जब तक जल नहीं जुड़ा होता तब तक ये वास्तविक आकार होगा। हम लोग जानते हैं ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है बेटा? यहां पर इंक्रीज होता है। क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब जिसका आकार ज्यादा उसका आवेश घनत्व कम होगा। तो जब मैं आवेश घनत्व का यहां पर ऑर्डर लिखूंगा, आवेश घनत्व का ऑर्डर लिखूंगा बेटा, तो आवेश घनत्व के ऑर्डर में आप लोग ये पाएंगे, ठीक है, कि भाई लिथियम का आकार सबसे छोटा है या आयतन सबसे छोटा है, तो सबसे ज्यादा आवेश घनत्व लिथियम का होगा। तो मैंने कहा बेटा लिथियम पॉजिटिव, फिर हमारे पास सोडियम पॉजिटिव, फिर हमारे पास के पॉजिटिव, फिर हमारे पास रुबिडियम पॉजिटिव, फिर हमारे पास सीजियम पॉजिटिव। ये आ गया भाई। अब आप सोचें भाई, ये तो आवेश घनत्व का फॉर्मूला है। अब जब जल को जोड़ने की बात आएगी, यानी जल योजित आकार की बात आएगी, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेटेड साइज। हाइड्रेटेड साइज, जिसको हिंदी में बोलेंगे जल योजित आकार। अगर उसकी तुलना करेंगे तो आप लोग देखोगे, क्योंकि लिथियम का आवेश घनत्व ज्यादा है तो ये पानी को ज्यादा, चारों तरफ से ज्यादा अणुओं को घेर सकता है। इसके चारों तरफ जल के अणु ज्यादा हो सकते हैं। तो आप कहोगे भाई लिथियम का जल योजित आकार बड़ा होगा। सीजियम का क्योंकि आवेश घनत्व कम है, समझना, सीजियम का आवेश घनत्व कम है, तो ये जल के अणुओं को कम घेर पाएगा, अपनी तरफ कम आकर्षित कर पाएगा, तो इसका जल योजित आकार क्या होगा? छोटा होगा। तो ध्यान रखना, सीजियम पॉजिटिव एक्वस का आकार सबसे छोटा होगा, या कह लीजिए आप, इसमें लिथियम से शुरू करते हैं। लिथियम एक्वस का आकार सबसे बड़ा, फिर हमारे पास सोडियम पॉजिटिव एक्वस का आकार सबसे बड़ा, फिर हमारे पास के पॉजिटिव एक्वस का आकार सबसे बड़ा, मतलब उससे छोटा रुबिडियम पॉजिटिव एक्वस का आकार और छोटा, और सीजियम पॉजिटिव एक्वस का आकार और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखेंगे कि भाई ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर जो साइज होगा इस केस में जल योजित वाले में, एक्वस वाले में छोटा हो जाएगा। अब आप इमेजिन करिए, सोच के देखिए कि जिसका आकार छोटा होगा वो जल्दी से तुगड़ुम 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 भागेगा, और जो बेटा जिसका आकार मोटा होगा उसको चलने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसका मतलब है सबसे तेजी से कौन भागेगा? आप कहोगे सर जी सीजियम पॉजिटिव भागेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा गतिशीलता किसकी होगी? आप कहोगे सर जी सीजियम पॉजिटिव की होगी। तो यहां पर हम कहेंगे, यहां पर हम कहेंगे गतिशीलता, यहां पर हम कहेंगे बेटा गतिशीलता, जिसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी जो होगी बेटा वो सबसे ज्यादा किसकी होगी? वो होगी हमारे पास सीजियम पॉजिटिव एक्वस आयन की, एक्वस आयन की। फिर हमारे पास रुबिडियम पॉजिटिव एक्वस आयन, क्योंकि आकार छोटा है। फिर उसके बाद होगी पोटेशियम पॉजिटिव एक्वस की, फिर हमारे पास सोडियम पॉजिटिव एक्वस की, और फिर हमारे पास होगी बेटा लिथियम पॉजिटिव एक्वस की। राइट, ये हो गई गतिशीलता का क्रम। और आपको ये बात पता होगी, जिसकी गतिशीलता ज्यादा होगी, जिसकी गतिशीलता ज्यादा होगी बेटा, भाई साहब मान लेना कि जिसकी गतिशीलता ज्यादा होगी बेटा, उसकी उसके द्वारा चालकता भी ज्यादा होगी, वो ज्यादा चालकता को दर्शाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना, जब हम चालकता की बात करेंगे, जब हम चालकता की बात करेंगे यानी कंडक्टेंस की बात करेंगे, चाहे वो मोलर कंडक्टेंस हो चाहे कोई कंडक्टेंस हो, कंडक्टेंस की बात करेंगे, तो वो कंडक्टेंस भी उसकी ज्यादा होगी, यानी चालकता भी उतनी ज्यादा होगी। तो हम यहां पर क्या कहेंगे भाई? यहां पर कहेंगे सीजियम पॉजिटिव एक्वस की सबसे ज्यादा, फिर हमारे पास रुबिडियम पॉजिटिव एक्वस की उससे कम, फिर बेटा जी के पॉजिटिव एक्वस की उससे कम, फिर हमारे पास सोडियम पॉजिटिव एक्वस की उससे कम, और बेटा फिर हमारे पास आ जाएगा लिथियम पॉजिटिव एक्वस की उससे कम। अब मैं आप लोगों से सिर्फ क्या कर सकता हूं? आशा कर सकता हूं।
क्या कर सकता हूं बेटा, आशा कर सकता हूं कि बेटा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि बताइए, एक आयन दे रखे होंगे आपको अलग अलग, ठीक है, फिर वो कह देगा कि बताओ भाई कौन से आयन का जो है चालकता का क्रम सही होगा, कैसे नहीं। तो जैसे मैंने आपको ग्रुप 1 के पढ़ाए हैं, जैसे मैंने आपको ग्रुप 1 के पढ़ाए हैं, तो वैसे ही बेटा मैं आपको बताऊं, वैसे ही मैं आपको बताऊं ग्रुप 2 के भी बता सकता हूं। अब आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ग्रुप 2 के लिए अगर मान लो मुझे ग्रुप 2 की बात करूं, तो ग्रुप 2 में दो अवस्था होंगी, एक होगा बेरिलियम 2+, एक होगा मैग्नीशियम 2+, एक होगा हमारे पास बेटा कैल्शियम 2+, एक होगा हमारे पास स्ट्रोंशियम 2+, और एक होगा हमारे पास बेरियम 2+। अगर बेटा हम बात करें गलित अवस्था में, गलित अवस्था में या इसको कहते हैं इन मोल्टन स्टेट, इन मोल्टन स्टेट यानी गलित अवस्था में, मेल्ट कर दिया हमने, तो गलित अवस्था में पानी नहीं होता, गलित अवस्था में पानी नहीं होता, और पानी नहीं होता तो बेटा इनकी जो गतिशीलता है वो इसके वास्तविक आकारों पर ही निर्भर करती है, यानी एक्चुअल साइज पर ही निर्भर करती है। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर हम इसकी बात करें, इतना तो हमने बेटा पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी है, इतना तो हम लोग आवर्त सारणी जानते हैं कि भाई ऊपर से नीचे जाने पर साधारणतः जो आकार है वो बढ़ता है। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा बेटा कि जो साइज होगा वो इंक्रीज करेगा, वो क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर किसकी, आवेश उसकी बात करूं बेटा, क्या बोलते हैं, गतिशीलता के बारे में, तो मेरे पास जो गतिशीलता का ऑर्डर आएगा, क्योंकि पहले तो हम बात करते हैं वास्तविक आकार के बारे में, वास्तविक आकार, क्योंकि आपको सारे के सारे क्रम एक साथ लॉजिकली समझ में आएंगे। वास्तविक आकार, मोल्टन स्टेट में हम लोग जल योजित आकार की बात नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर जल नहीं है। मोल्टन स्टेट में हम उनके वास्तविक आकार की ही बात करते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या कहेंगे भाई कि बेरिलियम 2 पॉजिटिव का आकार सबसे छोटा है, फिर हमारे पास मैग्नीशियम 2+ का और बड़ा है, कैल्शियम 2+ का और बड़ा है, स्ट्रोंशियम 2+ का और बड़ा है, और बेरियम 2+ का और बड़ा है। बात समझ में आई। अब जब हम इसके बाद बात करें गतिशीलता के बारे में, तो गतिशीलता कहती है कि भाई जितना मोटा आकार होगा, ठीक है, यानी मोबिलिटी की बात करेंगे, जितना आकार में बड़ा होगा उसको चलने में उतनी दिक्कत होगी, और चलने में उतनी दिक्कत होगी तो उसके द्वारा चालकता भी कम चलेगी। तो हम कहेंगे सबसे छोटा आकार बेरिलियम 2+ का है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे बेटा, बेरिलियम 2+ सबसे तेज भागेगा, फिर उसके बाद मैग्नीशियम 2+ भागेगा, फिर हमारे पास कैल्शियम 2+ भागेगा, फिर हमारे पास स्ट्रोंशियम 2+ भागेगा, फिर हमारे पास बेरियम 2+ भागेगा। इज इट क्लियर बेटा? आप कहोगे ठीक है सर, यहां तक तो हमें समझ में आ गई, यहां तक वाली बात तो कोई गलत नहीं है। अब बात करते हैं यहां पर चालकता के बारे में। किसके बारे में बेटा? चालकता के बारे में। चालकता का मतलब क्या होता है? चालकता का मतलब होता है बेटा कंडक्टेंस। क्या होता है बेटा? कंडक्टेंस। अब जो कंडक्टेंस है उसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग ये बात जानते हैं दोस्तों चालकता के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई जिसकी गतिशीलता ज्यादा होगी बेटा वो चालकता ज्यादा अच्छी चलाएगा, उसमें करंट ज्यादा अच्छे से दौड़ेगा, है ना। तो हम यहां पर कहेंगे बेटा कि बेरिलियम 2+ सबसे तेज, मैग्नीशियम 2+ उससे कम, कैल्शियम 2+ उससे कम, स्ट्रोंशियम 2+ उससे कम, और बेरियम 2+ सबसे कम। यह है गलित अवस्था का ऑर्डर। यहां पर मैंने एक्वस नहीं जोड़ा क्योंकि पानी नहीं होता गलित अवस्था में, सिर्फ क्या होता है वही आयन धातु उसमें गलित अवस्था में होता है और कुछ नहीं। ठीक है, इसको छापें भाई फटाफट, फटाफट छापें। ऐसा ना करें भाईजान, ऐसा ना करें। हो गया? होना तो चाहिए भाई, ऐसा तो नहीं करना चाहिए आपको। अब देखें आगे, अब देखें बेटा आगे। अगर मैं बात करता हूं बेटा जलीय विलयन में, किसकी बात कर रहा हूं मैं? जलीय विलयन में कह लो या जलीय माध्यम में कह लो। तो मैंने कहा कि बेटा इन एक्वस विलयन, एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस मीडियम। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं बेटा, हमें पता है कि हर एक आयन को जल में घोला गया है। उदाहरण के लिए अगर मैं बेरिलियम 2+ की बात करूं तो जब इसको जल में घोला गया होगा तो यहां पर बेरिलियम 2+ एक्वस बना होगा। ठीक है,
अगर मैं मैग्नीशियम 2+ को जल में घोलूंगा तो बेटा यहां पर मैग्नीशियम 2+ एक्वस बना होगा, यहां पर कैल्शियम 2+ जल में घोला गया होगा, यहां पर कैल्शियम 2+ एक्वस घोला गया होगा। फिर यहां पर बेटा स्ट्रोंशियम 2+ H2O, फिर हमारे पास स्ट्रोंशियम एक्वस, ठीक है, और ऐसे बनाया गया होगा। फिर बेरियम 2+ H2O, तो हमारे पास बेरियम 2+ एक्वस। अब इसको मैं इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है 11वीं आप कर चुके हो ऑलरेडी, और मुझे पता है कि 11वीं में जब आपने पढ़ा होगा तो इतना ध्यान से तो नहीं पढ़ा होगा। इतना मुझे पता है कि वहां पर चालकता को बता दिया गया होगा कि ऊपर से नीचे जाने पर ये होती है या नीचे से ऊपर जाने पर ये होती है, याद कर लेना। लेकिन बेटा अब आप सिर्फ याद नहीं कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं याद के साथ साथ जो पीछे का कारण है, जो इसका एक्चुअल रीजन है, वो मैं लिखवा भी नहीं रहा हूं, वो आप फील कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ ये लॉजिक हमने क्यों नहीं सोचा यार। केमिस्ट्री को तो हमें लगता था इतने बड़े बड़े नोट्स होते हैं, उन नोट्स को पढ़ना पड़ता होगा, और जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। अब आप मुझे बताओ, मुझे भी आपको पढ़ाते हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, और मैंने आपको यही बात बोली थी स्टार्टिंग और एंड में कि केमिस्ट्री बिल्कुल भी रट्टे वाला एग्जाम मतलब सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें कुछ भी याद करना नहीं होता। इसमें अगर आपको लॉजिक समझ में आने लग गए, एक बार कोई अगर आपको बस लॉजिक सिखा दे कि लॉजिक देखना सीख जाओ, मैं कहता हूं बेटा इससे बढ़िया सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर दे के जाता है ये एग्जाम में। ये मैं खुलेआम कहता हूं कि भाई आप चाहे इसमें पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है, या सबसे कम टाइम दो, फिर भी ये धोखा नहीं देती। केमिस्ट्री के क्वेश्चन ही आसान आते हैं, मैं क्लियर बोलता हूं कि, और फिजिक्स की तुलना में या फिर भाई मैथ्स की तुलना में इसके क्वेश्चन आसान आते हैं। अब ये तो फ्री के नंबर देके जाएगी। अब आपको बच्चों को क्या लगने लगता है कि यार ये तो सच में फ्री के नंबर देके जा रहे, तो मेहनत क्यों करें, सारा मेहनत हम मैथ्स में डाल देते हैं, सारा मेहनत हम फिजिक्स में डाल देते हैं। अगर भाई तुम केमिस्ट्री के अंदर थोड़ी सी जान लगा दोगे ना, ज्यादा तो मैंने मांगी ही नहीं कभी, अगर थोड़ी सी जान लगा दोगे ना, तो भाई अगर 100 नंबर का पेपर होगा जेईई मेंस का, तो 100 में से 100 भी आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि किसी स्पेशल के ही आएंगे या उसके ही आ सकते हैं 100 में से 100, जो 9th क्लास से आईआईटी की तैयारी कर रहा होगा ना, आपके भी आ सकते हैं 100 में से 100। तो इसीलिए ध्यान रखना, सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट करना, और भाई चीजों को लॉजिकली सीखना है। ऐसी ऑर्गेनिक में भी आपको बहुत मजा आने वाला है, चाहे भले ही कोई भी पढ़ाए, पर सब्जेक्ट ऑर्गेनिक भी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। मतलब आई लव ऑर्गेनिक, आई लव इनऑर्गेनिक। मतलब मैं यहाँ हिंदी मीडियम में फिजिकल पढ़ाता हूँ, पर तीनों ही सब्जेक्ट बहुत प्यारे हैं। कोई भी पढ़ाए बहुत शिद्दत से आपको पढ़ाएंगे, तो आप किसी भी टॉपिक को जब आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा नयापन जरूर लगेगा। फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट अलग है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट अलग है, ऑर्गेनिक का अलग है, पर तीनों सब्जेक्ट बहुत प्यारे होते हैं। अगर आप उसका पीछे की कहानी समझ जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है, ठीक है। खैर भाई, अब मैंने ज्ञान दिया, बीच बीच में मैं ज्ञान देता रहता हूं। तो बेटा अगर मैं बात करूं इन सब में आवेश घनत्व के बारे में, अब मैं आवेश का फॉर्मूला तो जानता हूं, आवेश घनत्व का फॉर्मूला तो जानता हूं बेटा। आवेश घनत्व, आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ चार्ज, मतलब आवेश की संख्या बटे में साइज। अब क्योंकि मुझे पता है ऊपर, क्योंकि हम इनका आवेश देखेंगे, यही तो पानी को जोड़ेंगे, ये थोड़ा ही पानी को जोड़ेंगे, तो जुड़ चुके हैं, ये पानी को जोड़ेंगे। हम जानते हैं ऊपर से नीचे जाने पर यहां पर साइज जो है वो इंक्रीज करता है, तो आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सबसे ज्यादा आवेश घनत्व किसका होगा, बेरिलियम 2+ का। तो जब आवेश घनत्व के ऑर्डर की बात आएगी, आवेश घनत्व के ऑर्डर की बात आएगी, तो हम कहेंगे बेरिलियम 2+ का आवेश घनत्व सबसे ज्यादा है, फिर हमारे पास मैग्नीशियम 2+ का है, फिर हमारे पास कैल्शियम 2+ का है, फिर हमारे पास स्ट्रोंशियम 2+ का है, और फिर हमारे पास बेरियम 2+ का है। राइट बेटा, समझ में आई इतनी बात। अब जिसका आवेश घनत्व ज्यादा होगा बेटा, वो जल को उतने अच्छे से अपनी तरफ जोड़ के रखेगा, अपनी तरफ हाइड्रेट करके रखेगा। तो अगर मैं हाइड्रेटेड आकार की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रेटेड साइज की बात कर रहा हूं, तो हाइड्रेटेड साइज में मैं कहूंगा कि यहां पर आवेश घनत्व ज्यादा है, तो ये ज्यादा पानी के अणुओं को अपनी चारों तरफ लपेट के रखेगा, ओवरऑल साइज इसका ज्यादा होगा, ओवरऑल भीड़ भाड़ इसके ज्यादा होगी। तो यहां पर हम कहेंगे कि बेरिलियम 2+ एक्वस, अब यहां पर एक्वस की बात आ गई ना, एक्वस। फिर हमारे पास मैग्नीशियम
2 प्लस एक्वस, कैल्शियम 2 प्लस एक्वस, स्ट्रोंशियम 2 प्लस एक्वस और बेरियम 2 प्लस एक्वस। ये हो गया बेटा। मजा आया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। अब आप सोचिए, जब इसका आकार बड़ा है, पानी के साथ हाइड्रेटेड साइज बड़ा है, तो इसको चलने में दिक्कत होती होगी। आई भाई चला नहीं जा रहा, ओ भाई दिक्कत हो रही है, ओ भैया कोई आ जाओ यार, ओ भैया लिफ्ट दे दो, लिफ्ट हेलो, चलने में दिक्कत हो रही है। दूसरा, उसको देखो बेरियम 2 प्लस को, हाँ भाई क्या हाल है, बड़ा फिट लग रहा है, बड़ा पतला लग रहा है, देख देख वहां पे कोई है, अच्छा तड़ा 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 पूरी तेज भागेगा ये। ठीक है, क्यों? भाई साहब फिट आदमी है, पतला आदमी है, इसके चारों तरफ जल कम जुड़ा हुआ है, इसीलिए तुरंत भागेगा, नंबर पे लगेगा सबसे पहले। हाँ जी, कैसी हो? तो उसके बाद जब हम बात करेंगे इनकी गतिशीलता के बारे में, गतिशीलता जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मोबिलिटी, तो उसके आधार पर तो हम कहेंगे जनाब देखें, बेरियम 2 प्लस का एक्वस का सबसे ज्यादा होगा, फिर हमारे पास स्ट्रोंशियम 2 प्लस एक्वस का होगा, फिर हमारे पास कैल्शियम 2 प्लस एक्वस का होगा, फिर हमारे पास मैग्नीशियम 2 प्लस एक्वस, और फिर हमारे पास बेरिलियम 2 प्लस एक्वस, इसका ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीजें बेटा जी हो जाएंगी। आप कह रहे हो ठीक है भाई, ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब जरा देखिए बेटा, भाई ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी बेटा, इसके बारे में बाद हम बात करेंगे चालकता की, कि जिसकी गतिशीलता ज्यादा होगी उसके द्वारा चालकता भी ज्यादा ही होगी, वो अच्छे से करंट चला पाएगा, है ना। तो यहां पर हम क्या कहेंगे बेटा, बेरियम 2 प्लस एक्वस, स्ट्रोंशियम 2 प्लस एक्वस, कैल्शियम 2 प्लस एक्वस, मैग्नीशियम 2 प्लस एक्वस और बेरिलियम 2 एक्स प्लस। एक टाइम पे जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता था ना भाई, बहुत मतलब पढ़ाता था मैं, एक बार मैंने केमिकल बॉन्डिंग की ले ली 18 घंटे के लेक्चर, तब भाई ऐसी ऐसी चीज खोल के रखता था मैं। अब तो मेरे को बस ये होता है कि कभी मेरे को मौका मिल जाए कुछ भी पढ़ाने का तो मैं घुसा देता हूं, मैं चला भाई ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। भाई मैं साइड से हट गया हूं, फटाफट नोट करें। हो गया? और जनाब करे बेटा करे, नोट करें, ऐसा ना करें भाईजान, ऐसा ना करें, और खौफ करें, अल्लाह का खौफ करें। देखिए बेटा, अब देखें आगे। अब ये करने के बाद आप ये मान लीजिए चालकता का वाला पार्ट खत्म हो गया है, आपने चैप्टर का एक भाग खत्म कर दिया है, वो है चालकता। अब जो अगला भाग है ना, वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये आपने 10वीं क्लास में या 9th क्लास में जरूर पढ़ी होगी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसको हम धातुओं की क्रियाशीलता की श्रेणी भी कहते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बताऊंगा मैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है, समझ में आएंगे आपको और बहुत मजा भी आने वाला है। और आपको मैं धातुओं की जो रिएक्टिविटी वाली सीरीज है उसको याद भी करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूं विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। विद्युत रासायनिक श्रेणी का मतलब हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखिए यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, मैं कुछ शब्द बोलूंगा बेटा, और मेरे उन शब्द के साथ साथ आपको याद करना है, शब्द तो याद करने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा लिखवा, क्या कहा, लिखवा, सरकाना,
लिकबा सरकाना मग। क्या बोला? लिकबा सरकाना मग। अलमन जनकर, अलमन जनकर, फीकड़ कोनी सनपब हाकू हज हज फट्टू। अब आखिर में सोच रहे होंगे सर जी आपने क्या बोल दिया बाद में, स्टार्टिंग में समझ में आ गया था। मैंने कहा रुको, वैसे तो कुछ लोगों ने निमोनिक्स में गाने बनाए रखे हैं, लेकिन मैं बस फैक्ट की बात कर रहा हूं कि मेरे को यार तुम्हें पता है ना मैं कैसा हूं यार, मेरे को ना तो शेर व शायरी आती, ठीक है, मेरे को पता ही नहीं यार, बन नहीं पाते मेरे से गाने वाने, ठीक है। बस कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे गानों की पहली पहली लाइन गा देता हूं। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, जो रात हुई तो सितारे बन गए, सवेरा जो हुआ वो फूल बन गए, लिखे जो खत तुझे। अब देखो कोई इतनी भारी आवाज में कोई गा लेगा, इसीलिए मुझे लगता है कि भाई, और ये भी मैंने उल्टा सीधा गाया है, पता नहीं सही गाया कि नहीं गाया, इसलिए मेरे से नहीं हो पाता ना गाना ना शायरी। बट हाँ, जब जब तुम्हें जीवन में रियलिटी को फेस करना हो, जब तक तुम्हें लगे कि सर जी रियलिटी के बारे में बताओ, हमारे जीवन के बारे में बताओ कि क्या चल रहा है, क्या आप हमें समझ पाओगे, तो उस टाइम पर मैं सबसे आगे आपके सामने खड़ा होकर कहूंगा कि जो तेरे दिमाग में चल रहा है मैं समझ लूंगा उसको सबसे पहले, क्योंकि मैं और तुम में अंतर ही नहीं है, वही रियलिटी है। तो वो रियलिटी के हिसाब से भाई देखो, मैंने जो सीखा था कभी 8वीं 7वीं क्लास में, वही मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं कुछ शब्द है उनको याद करेंगे आप लोग। पहला शब्द मैंने लिखा लिकबा। क्या लिखा बेटा मैंने? लिकबा। फिर मैं लिखूंगा बेटा सरकाना, लिकबा सरकाना। फिर उसके बाद लिकबा सरकाना मग। क्या बोलोगे आप? लिकबा सरकाना मग, ज्यादा शब्द नहीं है, लिकबा सरकाना मग। फिर आप लिखोगे बेटा अलमन जनकर, अलमन जनकर। फिर से पढ़िए दोबारा, आप कहोगे लिकबा सरकाना मग अलमन जनकर, जैसे जनगण मन होता ना, ऐसे अलमन जनकर। फिर उसके बाद लिखोगे फीकड़ कोनी। क्या लिखा आपने? फीकड़ कोनी। ओ तेरे की फीकड़ कोनी, हरियाणवी आ गया तो कोनी भाई, कोनी मार दूंगा है, फीकड़ कोनी। फिर उसके बाद सन पब। अब बेटा सन पब का मतलब वो वाला पब नहीं है जिसमें डिस्काउंट डिस्काउंट होता है। सन पब हाक थू, हाक थू का मतलब होता है हाकू। लिकबा सरकाना मग। मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे, बार बार रिपीट करते रहेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। ज्यादा शब्द नहीं है, बस उसके 10 शब्द होंगे, तो इसलिए बहुत लंबा गाना गाने की जरूरत नहीं है, 10 शब्द है उनको याद कर लो। लिकबा सरकाना मग अलमन जनकर फीकड़ कोनी सन पब हाकू। क्या है बेटा जी? हाकू हज अज और फट्टू, पट्टू पट्टू, ठीक है। क्या बोल दिया मैंने? पट्टू। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बोर्ड छोटा है, लेंथ वाइज बोर्ड छोटा है, या स्क्रीन आपको मैं ऐसे नहीं दिखा सकता कि भाई ऊपर से स्टार्ट करूं और नीचे ऐसे एंड करता रहूं। मैं ऐसे लिखूंगा, फिर ऐसे लिखूंगा, फिर ऐसे लिखूंगा, पर समझ जाना सारे एक, मतलब जो अगला लाइन है वो पहले वाले के नीचे है, ठीक है। तो यहां पर ली का मतलब क्या होता है बेटा? लिथियम। क का मतलब होता है पोटेशियम। बा का मतलब होता है बेरियम। लिकबा। सर का ना, सर का मतलब होता है स्ट्रॉन्सियम। का मतलब होता है कैल्शियम। ना का मतलब होता है सोडियम। सरकाना, ठीक है, लिकबा सरकाना। फिर आ गया हमारे पास मग। फिर हमारे पास क्या आ गया बेटा? मग, ठीक है, लिकबा सरकाना मग। फिर उसके बाद अल मन जनकर। अल, अल का मतलब एल्यूमिनियम, मन का मतलब मैग्नीज, जन का मतलब जिंक, कर का मतलब बेटा जी क्रोमियम। अलमन जनकर, ठीक है जी। फिर उसके बाद पी कड़ को नी। फीकड़, फी कड़ का मतलब कैडमियम, को का मतलब कोबाल्ट निकल, है ना, को फीकड़ कोनी। सन पब, क्या लिखा मैंने? सन पब, सन पब। फिर उसके बाद हक्कू। हक्कू का मतलब हाइड्रोजन और कॉपर। हज का मतलब होता है मरकरी। अज का मतलब होता है बेटा सिल्वर। पट्टू का मतलब होता है प्लेटिनम। और एयू का मतलब होता है गोल्ड। तो ये जो धातु है बेटा, इसे धातु की क्रियाशीलता का क्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा?
धातु की क्रियाशीलता का क्रम कहते हैं। अब भाई हमारे पास समझना धातु की क्रियाशीलता का क्रम, तो ध्यान रखना जब नीचे जाएंगे, जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं मतलब, तो धातु की जो क्रियाशीलता है वो बेटा डिक्रीज करती है, या आपने पढ़ी होगी कि इस श्रेणी में जो धातु ऊपर आती है वो उतनी ज्यादा क्रियाशील होती है, ये भी आप समझना। अच्छा, जो धातु की क्रियाशीलता है, समझना मेरी बात को, मैं ऐसे हल्के में नहीं ले रहा, जो धातु की क्रियाशीलता है वो किस चीज पर निर्भर करती होगी? सर हमने ना 8वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जिसको हम कहते थे धातु तथा अधातु और उपधातु। वहां पर हमने पढ़ा था धातु वो तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाते हैं। आज 8वीं क्लास की क्लास चल रही है, तो आप लोगों को ऐसा टफ नहीं लगना चाहिए कि बहुत टफ पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। आपको समझना है कि 8वीं क्लास है, पता है यार, हमको तो ये बात पहले से पता थी। तो धातु कौन सी होती है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाती है, उनको धातु कहते हैं। और अधिकतर यहां पर सारी धातु हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के एक तरीके से देखा जाए। अब आपको समझ में आ गई। अच्छा, क्रियाशीलता ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही है बेटा? घट रही है। इसका मतलब है कि जो लिथियम होगा ये जल्दी इलेक्ट्रॉन देता होगा, जल्दी धनायन बनाता होगा। जो गोल्ड होगा ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता होगा, इसीलिए बेटा जी ये एज इट इज रहता होगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता होगा। इसकी क्रियाशीलता इसीलिए कम है। आपने देखा होगा सोडियम बाकी सबसे तो ऊपर ही है, इसलिए बहुत क्रियाशील है, पर गोल्ड बहुत कम क्रियाशील है। अब ये चीजें आप लोग ऐसे मत देखेंगे किताब में लिखी हुई है, जस्ट फील इन द नेचर, प्रकृति में सोचिए। प्रकृति में जब आप देखते हो सोडियम को, तो सोडियम को आप कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाते कि कहीं पर सोडियम निकल गया हो, धरती में सोडियम आ गया हो, कहीं पेड़ पर सोडियम हो। सोडियम हमेशा आयनित फॉर्म में रहता है, किसी के साथ यौगिक के रूप में रहता है, जैसे NaCl देश का शुद्ध नमक, टाटा सोल्ट, या फिर सोडियम कार्बोनेट, या फिर भाई बेकिंग पाउडर जो आपने घर में देखा होगा, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, हमेशा यौगिक के अंदर रहता है, मुक्त नहीं रहता। पर आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी कि साउथ अफ्रीका या पहले भारत देश में, अभी भी कुछ भारत देश में या बहुत अलग मिडिल ईस्ट में सोने की खान पाई जाती है। अफ्रीका वगैरह में सोने की खान पाई जाती है, और सोना जैसा होता है वैसा का वैसा ही मिलता है। ऐसा नहीं कि वो यौगिक के रूप में मिलेगा, उसको कोई अयस्क अलग से मिलेगा। मिल सकता है, मैं मानता हूं कुछ वैसी अशुद्धियां होती होंगी, पर ऐसा नहीं कि वो केमिकल कंपाउंड के रूप में मिल रहा है, वो तो प्योर फॉर्म में मिल जाता है। आप उसको छानो, मैग्नेटाइज करो, अशुद्धि को बाहर निकालो, ये सोना हो गया। क्यों? क्योंकि सोना इतना कम क्रियाशील है कि वो नमी के साथ, आसपास के वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन ये कहानी आपने सुनी होगी कि सोडियम को आप पानी में डाल दो, हवा में रख दो तो आग लग जाती है। ये सुनी होगी पक्का आपने। क्यों? सोडियम बहुत ज्यादा क्रियाशील है, और बेटा जी जो गोल्ड है वो क्या है, हमारे पास कम क्रियाशील है। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई, ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है। अब यहां पर रिलेट करेंगे कि जो ऊपर वाली धातु है, यानी ये वाली धातु है, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन देती है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगी। जो स्पीशीज आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगी, समझिएगा, जो चीजें आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगी उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन देने को ऑक्सीकरण कहते हैं, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? अपचायक कहते हैं। तो आप समझिएगा, इन धातुओं के इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, ठीक है, इन धातुओं के इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही? घट रही है। यानी इसकी अपचायक क्षमता क्या हो रही है? घट रही है। ध्यान रखिएगा, अपचायक क्षमता घट रही है, तो क्रियाशीलता घट रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता घट रही है, यानी अपचायक क्षमता घट रही है, घट रही है। अगर मैं इन धातुओं में यह कहूं कि बेटर अपचायक कौन होगा, इनमें अच्छा अपचायक कौन होगा, कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में आपको 4 धातुएं दे देंगे और फिर पता है क्या कहेंगे? फिर कहेंगे ओए इनमें अपचायक का प्रबलतम अपचायक कौन होगा, या अपचायक क्षमता का घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम बताओ। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर मैं धातुओं की बात करूं, ठीक है, धातु इलेक्ट्रॉन देती है, तो अर्थात
अर्थात इनका ऑक्सीकरण होता है, अतः धातु अपचायक कहलाती है। अपचायक कहलाती है। भाई जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको ऑक्सीकरण, जिसका ऑक्सीकरण वो अपचायक कहलाया। तो अगर मैं यहां पर धातुओं के अपचायक की बात करूं, अपचायक क्षमता की बात करूं, तो ध्यान रखना इनमें बेस्ट अपचायक होगा लिथियम पॉजिटिव, सॉरी लिथियम धातु, फिर पोटेशियम, बा बेरियम, सर का ना मग अल मन जन कर पी कड़ को नी सन पब ह कु हज अज पीटी और आई। आगे समझ में? ये मैंने पूरे के पूरे क्रम को लिखा दिया, पूरे के पूरे क्रम को लिखा दिया। अब बेटा देखा जाए, अब देखते हैं भाई, ये तो हो गया अपचायक करने की क्षमता। अब बात करते हैं बेटा जी हम लोग इनके जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब मैं इसको ईसीएस पढ़ा रहा हूं, है ना, ऐसे करके पढ़ा रहा हूं। ईसीएस यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, शॉर्ट में इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज इसको बोलते हैं इंग्लिश में। पहले इसको नोट कर लेना, अगर आपको जरूरत हो तो इसको नोट कर लेना बेटा, ठीक है। हो गया नोट? करो करो, आराम से करो, कोई बात नहीं है, ठीक है। हो गया भाई नोट? चलिए, ये आप लोगों ने नोट कर लिया, मान लेता हूं मैं। अब यहां पर समझिएगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना बेटा, इसको मैं थोड़ा ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि लिथियम और लिथियम धातु, लिथियम पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, फिर बीच में पोटेशियम, पोटेशियम लिखबा है ना, तो हाँ इलेक्ट्रॉन, बा का मतलब बेरियम, बेरियम धातु है, बेरियम 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, फिर नीचे लास्ट में लेके जा रहा हूं गोल्ड Au+3 3 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे करके। तो जो अपचायक होंगे बेटा वो होंगे धातु, वो क्या होंगे? धातु। और ये सीरीज मैंने स्टार्टिंग और एंड बताया है। तो बेटा जैसे बेटा धातुओं का एक क्रम होता है ना, वैसे ही बेटा क्या होता है हमारे पास धातु आयन। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने? धातु आयन, इनका भी एक क्रम होगा। धातु के जो आयन है उन पर पॉजिटिव चार्ज है, धातु के जो आयन है बेटा उन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं। ध्यान रखना मेरी बात को भाई, जिस पर धनावेश है वो तो नेगेटिव चार्ज को लेगा ना, इसीलिए मैंने रिवर्सिबल साइन बनाया कि धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इधर जाते हैं, धातु बनाते हैं। तो ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या होता है बेटा? वो क्या होता है? उसका क्या होता है? उसका होता है अपचयन। और जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑक्सीकारक। तो ध्यान रखना बेटा, यहां पर हम लोग कहेंगे, नोट पॉइंट समझना है, इन धातुओं के जो संगत आयन होंगे, संगत धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु में अपचयित हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं, हो जाते हैं। अर्थात
अर्थात क्या कहेंगे बेटा, हम कहेंगे कि भाई धातु में अपचयित हो जाते, अर्थात धातु आयन ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। अब समझना बेटा, अगर हम रिलेटिवली समझें, अगर हमारे पास इन दो धातुओं को कंपेयर किया जाए, इन दो धातुओं को, तो बेटा ये क्या होगी हमारे पास, मोस्ट रिएक्टिव का मतलब है बहुत ज्यादा क्रियाशील, और ये क्या होगी बेटा, लीस्ट रिएक्टिव का मतलब कम क्रियाशील। अब जो मोस्ट रिएक्टिव होता है उसका धनायन लीस्ट रिएक्टिव होगा, तो ये क्या हो गया बेटा हमारे पास, लीस्ट रिएक्टिव, धनायन क्या हो गया, लीस्ट रिएक्टिव, यानी ये इलेक्ट्रॉन लेना उतना ज्यादा पसंद नहीं करता। लेकिन ये क्या होगा बेटा, ये होगा हमारे पास, धातु अगर लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, धातु अगर लीस्ट रिएक्टिव है तो समझ लेना भाई ये हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव होगा, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में बाप होगा सबका, आयन बाप होगा, धातु की बात नहीं कर रहे हैं। तो बेटा ये भी समझ लेना कि जो ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम लोग, तो जो धातु आयन है उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है, अर्थात अपचयन का जो विभव है, क्षमता, विभव का मतलब होता है पावर, सामर्थ्य, ठीक है, तो धातु आयनों के जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो यहां से आप लोग ये बात समझना पड़ेगा, एक और नोट पॉइंट, कि ईसीएस का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में धातुओं के ईसीएस में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, धातु आयनों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, अर्थात उनका मानक अपचयन विभव, ठीक है, मानक अपचयन विभव जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर मानक अपचयन विभव बढ़ता है। तो मानक अपचयन विभव किसका होता है, धातु आयनों का, और मानक ऑक्सीकरण विभव घटता है, तो ऑक्सीकरण विभव किसका होता है, जिसका ऑक्सीकरण होगा, यानी धातुओं का, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो धातु जिससे नीचे है उसका मानक ऑक्सीकरण विभव सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन देने की पावर कम है, पर उसके आयन की इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा है, तो उसके आयन का मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा। समझ में आई, ऊपर वाली धातु को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा है, यानी पोटेंशियल ज्यादा है इलेक्ट्रॉन देने में, ऑक्सीकरण करने में ज्यादा अच्छा है, तो बेटा इन धातुओं का ऑक्सीकरण विभव ऊपर वाली का ज्यादा होगा, पर इनके आयनों का अपचयन विभव यानी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कम होगी, तो अपचयन विभव कम होगा। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा बेटा, यहां से हमने सीखा कि ऊपर से नीचे जाने पर जो धातु आयन है उनका मानक अपचयन विभव बढ़ता है, और ऊपर से नीचे जाने पर जो धातु है उनका मानक ऑक्सीकरण विभव घटता है। ऑक्सीकरण विभव बिलोंग्स टू धातु, अपचयन विभव बिलोंग्स टू धातु आयन। ये छोटी छोटी बातें बहुत कोर वाली बातें हैं, और इस तरीके से आपको देखने को भी नहीं मिलेगी कि आसानी से पढ़ लोगे, समझ लोगे, स्कूल में तो हो चुका है ये चैप्टर, देख लेना। अब यहां पर क्या होगा, रिलेट करते हुए चलिए, एक एक चीज को अंदर बसाते हुए चलिए, एक एक चीज को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, कि धातुओं का
ऑक्सीकरण विभव होता है, ऑक्सीकरण विभव होता है। और ईसीएस में यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं का ऑक्सीकरण विभव घटता है, ऑक्सीकरण विभव घटता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? आप कह रहे हो सर हाँ अब थोड़ा रिलेट हो रहा है, ये तो हमने 10वीं में पढ़ा था, लेकिन सर उतना जितना अब हमें समझ में आ रहा है उससे थोड़ा कम पढ़ा था। क्योंकि आप लोग देख सकते हो अंतर है, 11वीं में 12वीं में अंतर है, 10वीं में 12वीं में देखो इतना कोर, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी होती थी, विस्थापन अभिक्रिया होती थी, ये इसको विस्थापित कर देगी, वो बताएंगे क्यों करेगी, कारण है उसका, ऐसा थोड़ा ही कि ऐसे हवा में कर देगी, कुछ कारण होता है उसका। अब देखो बेटा अगला पॉइंट क्या समझेंगे हम लोग, अगला पॉइंट हम क्या समझेंगे, हम लोग समझेंगे धातु आयनों का, धातु आयनों का, ठीक है, अपचयन होता है, अपचयन या कैसे अपचयन विभव होता है। ठीक है, और ईसीएस में, ईसीएस क्या मतलब है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ईसीएस में, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे जाने पर धातु आयनों के, धातु आयनों के मानक, यहां पर बेटा शब्द मानक लगा देना, मानक ऑक्सीकरण विभव, ठीक है, मानक अपचयन विभव बढ़ता है, मानक अपचयन विभव बढ़ता है। आशा करता हूं कि आपको ये दोनों नोट पॉइंट समझ में आ गए होंगे, तो भाई प्लीज आप लोग नोट करिए, फटाफट बेटा इसको नोट करिएगा। हो गया भाई, यस और नो, हो गया? अब देखो बेटा अब देखो आपने पढ़ा होगा विस्थापन अभिक्रियाएं, क्या होगा पढ़ा होगा, धातु विस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी होंगी। तो भाइयों यहां पर अगर हम बात करें धातु विस्थापन अभिक्रियाएं या कह सकते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं, धातु विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रियाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अब आप लोगों को इतना पता है कि ऊपर की धातु अधिक क्रियाशील है और ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके लवण में से विस्थापित कर देती है। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। ECS में यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाली धातु, ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु से अधिक क्रियाशील
होती है। ECS में ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु से अधिक क्रियाशील होती है और ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके लवण यानी सॉल्ट, लवण से विस्थापित कर देती है। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा बेटा। क्या दूंगा मैं? कुछ एग्जाम्पल दूंगा। पहला पॉइंट है उदाहरण। आपको बताना है कि अभिक्रिया हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अगर मैं एक तरफ लिखता हूं जिंक, एक तरफ लिखा मैंने कॉपर सल्फेट, तो एक तरफ लिखा मैंने यहां पर, आगे देखेंगे भाई ZnSO4, या ऐसे लिख के छोड़ दिया, वो तो अलग बात है, बनेगा क्या, ठीक है, वो तो कहानी अलग है। जिंक को हमने कॉपर सल्फेट में डाला, अब चेक करेंगे रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है ना, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो ध्यान रखना बेटा, जब हम लोग ऐसी अभिक्रिया देखेंगे जहां पर हमें पता लगा यहां पर धातु जिंक है और यहां पर धातु कॉपर है जिसका लवण है, इनमें तुलना करते हैं। तो जब आप तुलना करोगे तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखोगे, हमने पाया कि कॉपर तो नीचे है, जिंक ऊपर है, क्योंकि इसको ऐसे रखोगे तो आपको पता लगेगा जिंक ज्यादा ऊपर है कॉपर से। तो ज्यादा क्रियाशील कौन हुआ बेटा? ज्यादा क्रियाशील हुआ बेटा हमारे पास जिंक। अब आपको मैं एक बात बताऊं, रियलिटी है ये, दुनिया की रियलिटी है। मान लो यो बेटा जी गर्लफ्रेंड है, क्या है ये? गर्लफ्रेंड है किसकी? कॉपर की। कि भाई ये हमारे पास, मतलब नियम है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया भाई? ये हमारे पास कॉपर की या जिंक की कोई भी है, कोई भी फ्रेंड हो सकती है, ठीक है। अब इसको मैंने गधी कह दिया बेटा, ये गधी है, क्योंकि पता लगा तुम लोग कहोगे सर जी लड़कियों को बदनाम कर रहे हैं, बात उन्हीं की हो रही है, पर नाम मैंने चेंज कर दिया, ये गधी है। अब ये भी गधा है जो उसके साथ है, और ये भी गधा है उसके साथ है। अब इनका नेचर कैसा होता है मैं इनके बारे में बताता हूं। ये हमेशा कोशिश करती हैं, जो गधी है ये हमेशा कोशिश करती है कि हमारे पास हमारे वाला गधा अच्छा हो, हमारे वाला गधा अच्छा हो, वो बहुत क्रियाशील हो, मतलब रिएक्टिव हो, एक्टिव हो, सुस्त ना हो, है ना, उसके अंदर दम होना चाहिए, हमें घुमाने का, फिराने का भाई, और बाइक राइडिंग कराने का, रेस्टोरेंट लेके जाने का। तो भाई उसी के साथ गधी रहेगी जो गधा उसको ज्यादा प्रसन्न रखेगा, खुश रखेगा। अब इन दोनों में कंपेयर करिए, ये बेटा जी हमारे पास एक गधा है और ये हमारे पास दूसरा गधा है। तो इन दोनों में तुलना करने पर हमने पाया कि जिंक जो है वो ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है। और आपको पता है बेटा, जिसका जो कम क्रियाशील होता है ना, उसके पास टिकती नहीं है गधी ज्यादा देर तक। अब क्या करेगा? और जैसे ही इसको गधी को पता लग गया कि सामने जो है वो ज्यादा क्रियाशील है, तुरंत ऐसे करके ही नहीं, वो तो ही तो घोड़ा करता है, वो क्या करता है, ढेचू 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 इशारे करेगी। अब जिंक क्या करेगा? आजी 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 आ गया आ गया, आ गया। ठीक है, ऐसे करेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि कॉपर जो सल्फेट आयन है, यानी जो ऋणायन है, ये भी ज्यादा भाव किसको देगा, एकदम से एकदम अट्रैक्ट करेगा किसकी तरफ, कि जिंक है। हेलो जिंक, आ जाओ जिंक प्लीज। तो जिंक बेटा जी आएगा, इसके साथ अब जुड़ जाएगा, और जो दुनिया में कटेगा वो किसका कटेगा? जो कम क्रियाशील होगा, वो बेचारा अकेला पड़ जाएगा। ये सत्य वचन है, मैं गलत नहीं बोल रहा। अब हुआ क्या, यहां पर बन गया बेटा जी जिंक सल्फेट, सल्फेट अब जिंक की हो गई, मतलब गधी अब गधे की हो गई। और बेटा जी जो सुस्त वाला गधा था वो बेचारा अब अलग हो गया। और अगर ऐसी कोई रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि नेचर में तो पॉसिबल है, ऐसा होता है, तो जो अभिक्रिया पॉसिबल होती है उन अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा का जो मान होगा वो नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव मान होगा, ऐसी रिएक्शन होती है। दूसरी तरफ देखिएगा, एक और एग्जांपल दिया मैंने कहा कि यहां पर एक सिल्वर है, यहां पर मेरे पास कॉपर सल्फेट है, फिर मैं अभिक्रिया करना चाहता हूं, मुझे पता है कि ये गधी है, ऋणायन है,
और हमें पता है ये गधा है और ये भी गधा है। अब भाई गधी जो है, दो गधों के उसके पास ऑप्शन है, क्योंकि बेटा इनके पास रहते हैं ऑप्शन। दो ऑप्शन है, एक वो जो है और एक वो जो अभी आने वाला है। हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो कॉपर है वो ऊपर है, सिल्वर जो है वो नीचे है। तो सिल्वर जो नीचे है वो क्या हो गया, कम क्रियाशील। कम क्रियाशील क्या बोल दिया मैंने कि ये हमारे पास कम क्रियाशील है। और ये क्या होगा बेटा, कॉपर अधिक क्रियाशील है। अब इसमें जो हमारे पास गधी है वो क्या देखेगी, वो देखेगी एक मेरे वाला और एक और भी है। अगर इसको लग रहा है कि मेरे वाला ही अच्छा है, मेरे वाला ही एकदम क्रियाशील है, यही मेरे को घुमाता है, खुश रखता है, और सामने वाला तो बिल्कुल सुस्त सा लग रहा है, उसके सामने ऐसा एटीट्यूड देखो, मैं नहीं देख रही, पता नहीं कौन है, भाई मेरे को आता नहीं कैसे एक्सप्रेशन होते हैं, मैं छोरा आदमी हूं यार, समझो बस, दिल की बात समझो यार। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई वो ऐसे नखरे करी, मैं नहीं देख रही। क्यों नहीं देख रही, क्योंकि वो कम क्रियाशील है। अभी कोई आ जाता ना बढ़िया सा अट्रैक्टिव सा माहौल बनाने वाला, फुल रिएक्टिव, अभी कर रही होती हेलो कैसे हो, और इसका बेचारे कट जाता जैसे पीछे कटा, देखो कटा बेचारे का। तो हमने कहा कि भाई अब क्योंकि कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील धातु का नहीं काट सकता, इसका मतलब हमने कह दिया कि ये अभिक्रिया नो रिएक्शन है, ऐसी अभिक्रिया नहीं होगी, ऐसी अभिक्रिया नहीं होगी। और यहां पर ऐसी अभिक्रियाओं के लिए जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होगी वो धनात्मक होगी। बेटा ध्यान रखना, क्या होगी, धनात्मक होगी, क्योंकि जो अभिक्रिया संभव नहीं होती है उन अभिक्रिया के लिए मानक मुक्त ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा कोई भी हो, डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा, वो धनात्मक होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको ये समझ में आ गया कि हाँ सर इतना तो हमें रिलेट हो गया है, इतना तो हमें रिलेट हो गया है, पर सर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते होंगे थोड़ा ये बताइए। जैसे कई बार कथन के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, या फिर मान लो एक कथन दे दिया, फिर उसके बाद व्याख्या दे दी, फिर बोला कि क्या कथन एक कथन दो दोनों सत्य हैं, और फिर क्या कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। दूसरे विकल्प में दे दिया क्या कथन एक सत्य है और कथन बी असत्य है, या फिर कथन एक और कथन बी दोनों सत्य हैं पर कथन बी जो है वो कथन ए के या की सही व्याख्या नहीं है। इस प्रकार के जब प्रश्न देखोगे तो वहां पर ये रिलेट होते हैं। अब वो जो कथन है उनको आपको फील करना है कि वो कैसे होंगे। जैसे अगर मैं कथनों की बात करूं, कथन की बात करूं, तो मैं यहां पर कह रहा हूं बेटा क्या क्या कॉपर सल्फेट के विलयन को आयरन या लोहे के पात्र में रखा जा सकता है। फिर रखा जा सकता है नहीं जा सकता, फिर दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है, रखा जा सकता है तो ये क्वेश्चन आ गया बेटा। अब इसको समझना पड़ेगा हमें कि भाई यहां पर कॉपर सल्फेट का, तो अगर हम मान लो हमने एक लोटा लिया लोहे का, हमने क्या लिया, एक लोटा लिया लोहे का, और उसमें हमने कॉपर सल्फेट को मिलाया, तो कहीं ना कहीं आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के संपर्क में आएगा। अगर बेटा जी ये अभिक्रिया हो गई तो समझ लेना कि जो आयरन होगा, आयरन का लोटा है, आयरन का जो पात्र है, धीरे धीरे उसमें से आयरन अभिक्रिया करने लगेगा विलयन के साथ। धीरे धीरे जो बर्तन की दीवार होगी वो कमजोर पड़ जाएगी, अचानक छेद हो जाएंगे और वो जो विलयन है वो निकल के बाहर फैल जाएगा। अब देखो यहां पर कैसे, क्योंकि अगर मैं अभी तुलना की बात करूं, ठीक है, कॉपर जो है वो आयरन से कंपैरिजन किया जाएगा। और विद्युत रासायनिक श्रेणी अगर आप लोग देखते होंगे दोस्तों, विद्युत रासायनिक श्रेणी अगर आपने देखी होगी तो आयरन ये रहा ऊपर, ठीक है, और बेटा अगर कॉपर की बात करूं, कॉपर नीचे रहा, कॉपर नीचे रहा। तो बेटा हम यहां पर क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई कॉपर जो है वो ज्यादा कम क्रियाशील है
और आयरन जो है वो अधिक क्रियाशील है। तो ये क्या हो गया बेटा हमारे पास, ये क्या हो गया, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, और ये कॉपर क्या हो गया बेटा, कम क्रियाशील। अब तो बेटा कम क्रियाशील वाले का कटेगा, सल्फेट क्या कहेगा इस बार, सल्फेट देखेगा पहले कोई कौन है, अच्छा ज्यादा क्रिएटिव है, हाय हेलो। अब बेचारा तो अधिक क्रियाशील है, इसको तो चाहिए कोई, ये भी कहेगा हेलो, ठीक है। चलो रिएक्शन करते हैं, अब रिएक्शन इनके बीच में होगी, बेचारा कटेगा कैसा, कॉपर का। अभिक्रिया हो गई FeSO4 और कॉपर धातु अलग, ठीक है, कॉपर धातु अलग। अगर ये अभिक्रिया हो गई इसका मतलब है कि हम नहीं रख सकते, पात्र टूट जाएगा जो भी आयरन का होगा। तो यहां पर हम अगर इसका आंसर लिखें नहीं, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन को, कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे के पात्र में नहीं रख सकते, ठीक है। फिर भाई उसका कारण भी पता होना चाहिए, आंसर तो आपने दे दिया रीजन, रीजन क्योंकि कॉपर सल्फेट विलयन, कॉपर सल्फेट विलयन लोहे के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ये क्वेश्चन था, स्टेटमेंट था, और फिर ये एक तरह की स्टेटमेंट हो गई और ये उसका रीजन हो गया, ठीक है। और मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया बेटा ऐसा क्यों हुआ, राइट। अब बढ़ते हैं बेटा जी आगे की कहानी पे, आगे की कहानी क्या होगी, ठीक है, आगे की कहानी क्या होगी। तो अब दूसरा जो कथन है उसको सुनिएगा, अब जो कथन है उसके बारे में सुनिएगा। क्या आयरन सल्फेट के विलयन को, आयरन सल्फेट के विलयन को, ठीक है, आयरन सल्फेट के विलयन को तांबे के पात्र में रखा जा सकता है, ये क्वेश्चन आ गया भाई। तो हमने देखा कि भाई जब हम कॉपर की बात करें, क्योंकि कॉपर का पात्र है, विलयन हमारे पास FeSO4 है। अब देखेंगे हम लोगों ने देखा कि ये कम क्रियाशील है, कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है क्योंकि ECS में नीचे आता है, और ये क्या होगा बेटा अधिक क्रियाशील, आयरन क्या है अधिक क्रियाशील। तो बेटा ये जो गधी है ये तो अधिक क्रियाशील वाले के साथ रहना पसंद करेगी, इसका तो घर बार इसके साथ चलेगा, तो कम क्रियाशील वाले को ये भाव नहीं देगी, इसका मतलब है ये इसका काट नहीं पाएगा। यहां पर आपने क्या लिख दिया बेटा, नो रिएक्शन। अब जब नो रिएक्शन आ गई तो आप लोग इसका आंसर क्या दोगे बेटा, आप कहोगे हां, हां आयरन सल्फेट के विलयन को तांबे के पात्र में रखा जा सकता है, ठीक है। और अगर रीजन पूछे क्यों, ठीक है, अगर रीजन पूछे भाई क्यों, तो रीजन होगा हमारे पास क्योंकि कॉपर
आयरन से कम क्रियाशील है तो कॉपर FeSO4 के विलयन से, ठीक है, अभिक्रिया नहीं करेगा, या कह सकते हैं आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी बात समझिएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? इस तरह के कथन आएंगे बेटा, और जरूरी नहीं है कि आपके पास ये लवण ही आए, इनके ही एक्वस विलयन आए, हो सकता है कोई अम्ल आ जाए। अम्ल को कैसे कंपेयर करेंगे वो भी बताता हूं मैं। जैसे मैंने कहा भाई, इसको नोट कर लो अगर करना हो तो प्लीज, ठीक है, फटाफट नोट करिए इसको अगर आपने नोट कर लिया हो तो, ठीक है। आगे देखिए बेटा, आगे क्या है। तो आगे की जो कहानी है उसको थोड़ा समझेंगे, आगे की जो कहानी है उसको थोड़ा समझेंगे हम लोग यहां पर, कि भाई अगर मैंने कहा, एक कथन और लेके आया हूं मैं, क्या, ठीक है, क्या जिंक के पात्र में, जिंक के पात्र में H2SO4 विलयन, विलयन को रखा जा सकता है, मतलब इसी से कथन बन रहे होंगे और कुछ नहीं है, रखा जा सकता है। आप कहोगे अभी देखते हैं भाई, अगर मान लो मैं जिंक की बात करूं और H2SO4 की बात करूं, तो मुझे तो इनके बीच में अभिक्रिया करके देखना पड़ेगी। अगर अभिक्रिया होगी तो नहीं आंसर होगा, अभिक्रिया नहीं हुई तो हाँ भाई रख सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब मैं ये बात जानता हूं कि जब मैं विद्युत रासायनिक श्रेणी देखता हूं तो मैंने पाया कि जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन वो तो ये रहा नीचे, और जिंक कहां रहा, जिंक इतना ऊपर रहा, तो जिंक क्या हो गया, हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील हुआ, है ना भाई, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हो गया बेटा। तो हम लोग यहां पर क्या कहेंगे बेटा, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये ऊपर आता है या नीचे है, तो भाई ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, यहां पर बनेगा ZnSO4 और प्लस के हाइड्रोजन गैस विस्थापित होकर बाहर निकल जाएगी। भाई क्लियर हो गई बात? तो भाई क्लियर हो गई भाई, इंडिया वालों देखो इधर, तो यहां पर हम क्या कहेंगे बेटा, हाँ ठीक है, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अभिक्रिया होगी ना, नहीं, जिंक के पात्र में, जिंक के पात्र में, ठीक है, H2SO4 विलयन, विलयन को नहीं रख सकते, एक ही साल लिखना रीजन, क्योंकि जिंक क्योंकि ECS में, ECS में, ECS में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो जिंक H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर लेता है। वही बात है कि आपने जो पात्र बनाया, जिस धातु का पात्र बनाया, वही धातु अभिक्रिया करने लगी, तो पात्र की दीवार तो कमजोर पड़ जाएगी, पात्र में तो छेद हो जाएगा और सारा H2SO4 निकल के बह जाएगा बाहर। ऐसे होता है बेटा। तो भाई ये बात आपको ध्यान रखनी थी, ये छोटी सी बातें हैं जिनको आपको समझना है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब जरा देखते हैं भाई आगे कहानी, और कैसे कैसे क्वेश्चन जो है बनते हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन जो है बेटा बनते हैं। अब जैसे मैंने कहा, अब और क्वेश्चन ये जो आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, घर पे करना है आपको, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैंने क्या दिया, जो मैंने पढ़ा उसके बेसिस पर, ठीक है, दिए गए, ठीक है, इनमें से कौन सा
इनमें से कौन सा प्रबलतम अपचायक है? ऐसे क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सा प्रबलतम अपचायक है? ओ माय गॉड, विकल्प एक, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी, इस तरह से क्वेश्चन है। चलो एक रुक जाओ, विकल्प ए, विकल्प बी, एक ही में फिर दो क्वेश्चन हो जाएंगे, विकल्प सी और विकल्प डी, चार विकल्प दे रखे हैं। अब बेटा यहां पर देखते हैं हम लोग, एक तरफ दे रखा है Zn, एक तरफ दे रखा है आयरन, एक दे रखा है Zn2+ और एक तरफ देखा है Fe+2। पहली तो आपको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो में इंपॉर्टेंट बात है, अपचायक कौन है ये समझिए। अपचायक वो है जिसका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण किसका होगा? जो इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन कौन देगा? धातु या धातु आयन? आपको सर जी धातु आयन थोड़ा ही देंगे, धातु देगी। तो समझ जाना, ये दोनों जो है, ये दोनों विकल्प तो वैसे ही आउट हो गए, आउट, ये आंसर नहीं है। फिर इन दोनों में तुलना करना। बेटर अपचायक कौन है? जिसका आसानी से ऑक्सीकरण होता हो। ज्यादा आसानी से ऑक्सीकरण का मतलब ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में ज्यादा ऊपर होगी। अब यहां पर जब आप कंपैरिजन करोगे बेटा, तो आप पाओगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर कि भाई जो हमारे पास आयरन है वो नीचे है, जिंक जो है वो ऊपर है। या फिर अगर आपको ये याद होगा तो ये भी मैंने बताया, अपचायक क्षमता। तो ज्यादा बेस्ट अपचायक कौन होगा बेटा हमारे पास? ज्यादा बेस्ट अपचायक होगा हमारे पास ए आंसर, इसको आप टिक कर देंगे, राइट। अब जैसे इसमें क्वेश्चन आ गया, एक और क्वेश्चन, इनमें से अपचायक क्षमता का सही क्रम है, ठीक है, अपचायक क्षमता का सही क्रम है। विकल्प एक देखिए, ऐसे दे सकता है वो, पोटेशियम प्लस, ठीक है, पोटेशियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, Zn2+, कॉपर 2+, ऐसे दे सकता है। बी क्या दे सकता है बेटा वो? पोटेशियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, Zn2+, कॉपर 2+। सी क्या दे सकता है वो? पोटेशियम, मैग्नीज, जिंक और कॉपर। और डी क्या दे सकता है वो? पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, वही उल्टा बना दिया मैंने, कॉपर और कॉपर ऐसे कर दिया भाई। मतलब हर चीज में अलग बात है। पहले तो समझो अपचायक क्षमता। अपचायक क्षमता का मतलब क्या होता है बेटा? जिसका ऑक्सीकरण आसानी से हो सके, वही अपचायक क्षमता ज्यादा होगी, जो अपचायक जो अपचयन करवा सके, ठीक है। या भाई इनमें से अपचायक क्षमता किसकी होगी? अपचायक क्षमता का मतलब है जिसका ऑक्सीकरण आसानी से हो सके। अब आप कहोगे भाई ऑक्सीकरण किसका होगा? धातु आयनों का तो होगा नहीं, तो किसका होगा बेटा? धातुओं का होगा। तो इतना तो समझ जाइएगा कि ये दोनों तो बेटा उस टाइम पर क्या हो जाएंगे? आउट हो जाएंगे। ये क्या हो गए? दोनों आउट हो गए, ठीक है। अपचायक इनका अपचायक क्षमता नहीं है इनका, ना ना ना। प्रबलतम अपचायक कौन होगा? अपचायक होंगे धातु, क्योंकि इनका ऑक्सीकरण होगा। फिर यहां पर पोटेशियम का सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक और कॉपर। तुलना करिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, आपको पता चलेगा कि ये धातु पोटेशियम सबसे ऊपर है, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर कॉपर, एक क्रम में बनी हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। तो आप इसको टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे, राइट। और जैसे बेटा जी मैंने आपको अपचायक क्षमता के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, वैसे ही ऑक्सीकरण क्षमता के भी होंगे। प्रबलतम अपचायक पूछ लेगा और ये ऑक्सीकारक पूछ लेगा। देखिए जरा, यही क्वेश्चन को देखना, प्रश्न नंबर 3। इनमें से कौन सा प्रबलतम
ऑक्सीकारक है। ठीक है, ऑक्सीकारक है। फिर आपके पास वही चार विकल्प होंगे, ए, बी, सी और डी, कोई भी हो सकते हैं, Zn2+, कैल्शियम 2+, कॉपर, सिल्वर, कुछ भी हो सकते हैं। अब प्रबलतम ऑक्सीकारक, प्रबलतम ऑक्सीकारक का मतलब होता है जिसका अपचयन हो। अपचयन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले सकता हो। तो क्या धातु इलेक्ट्रॉन लेती है? सोचो यार, आपको कि नहीं सर, धातु तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेती। तो ध्यान रखना, अगर ऐसे क्वेश्चन में धातु दे रखी होगी तो इनको तो मान लेना कि ये तो आउट है, मतलब इनको ये तो आंसर है ही नहीं, आउट है ये तो फिर बाकी बचे हुए को आप कंपेयर कर लो, जैसे कैल्शियम और 2Z को। तो आप समझिएगा कि जो धातु आयन नीचे आता है, मैंने आपको लिखवाया था, जो धातु आयन नीचे आता है उसका मानक अपचयन विभव उतना ज्यादा होता है, वो उतने अच्छे से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और अगर वो जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना प्रबलतम ऑक्सीकारक होगा। तो कैल्शियम और जिंक में नीचे कौन आया? जिंक। तो प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन हुआ बेटा? ए, जिंक। तो भाई ये थी विद्युत रासायनिक श्रेणी की कहानी। अब एक और अभिक्रिया है, वो है जल के साथ अभिक्रिया, कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। हालांकि वो इनऑर्गेनिक की अभिक्रियाएं हैं, फिर भी लेकिन क्योंकि आपको पता है मैं आदत से मजबूर हूं और तो मैं उसको लाइव में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। आपको बड़ा मजा आया होगा और कुछ ऐसी चीज सीखने को मिली होगी जो आपने 10th क्लास में पहले से पढ़ रखी थी, बट आज थोड़ा विस्तार में हमने पढ़ लिया। राइट, हर चीज को खोल खोल के पढ़ लिया। तो भाइयों अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मनोबल गिरने ना दे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ठीक है, बाय बाय।